हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसमें हमने पहले देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली होता क्या है। ये बात क्लियर है। आज के लेक्चर में हम उसके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बता सकते हो बच्चों। देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहली आप इतना लिख सकते हैं कि जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं ना, मतलब अगर बात की जाए पॉजिटिव पॉजिटिव ये सेम नेचर है, वहीं पे नेगेटिव नेगेटिव सेम नेचर है। तो सेम नेचर की जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या फिर यूं बोले कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं लाइक पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये पहली प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, क्या, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो क्या। लाइक देखो जरा, लेट से ये है आपका 1 कूलम प्लस 1 माइक्रो कूलम का ये एक चार्ज है, और यहाँ पे भी एक चार्ज रखा हुआ है प्लस 1 माइक्रो कूलम का। सो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये 1 माइक्रो कूलम का चार्ज, मान लिया ये ए है ये बी है, तो 1 माइक्रो कूलम का चार्ज जो ए पार्टिकल है वो बी को रिपेल करेगा। बात क्लियर है। और जो प्लस 1 माइक्रो कूलम का चार्ज जो पार्टिकल बी है वो भी ए को रिपेल करेगा। ये बात क्लियर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये जो है क्या है, रिपेल कर रहे हैं ईच अदर, ठीक है ना, रिपेल ईच अदर। वहीं पे अगर बात कर ली जाए, ये एक प्लस 1 माइक्रो कूलम चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस 1 माइक्रो कूलम अगर चार्ज है, ठीक है ना, ये ए और ये बी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 1 प्लस 1 माइक्रो कूलम चार्ज है वो माइनस 1 माइक्रो कूलम चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। बात क्लियर है। तो इसको अपनी ओर खींचेगा, और जो माइनस 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है वो प्लस 1 माइक्रो कूलम को अपनी ओर खींचेगा। ये बात क्लियर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है। सो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। देखो बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी अब लिखते हैं हम लोग। क्या आपको पता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्या बताया था कि जो चार्ज होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ये हमने देखा भी था एग्जांपल में कि ग्लास रॉड से सिल्क रॉड पे जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ट्रांसफर होता है, मतलब चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तीसरा जो प्रॉपर्टी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्या, कि चार्ज जो मास होता है ना, वो हमेशा एसोसिएटेड होता है किससे, चार्ज से। ये कहना सही होगा क्या, नहीं, गलत है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मास, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, इसका मतलब चार्ज नहीं है। तो हमेशा क्या बोलेंगे, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है। मतलब यह है जो हमने कल पढ़ा था कि क्या, कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है तो हमेशा मास ट्रांसफर होगा, बट इट इज नॉट ट्रू। तो वही बात हमने लिखा है कि जब भी चार्ज होता है वो हमेशा मास से एसोसिएटेड रहता है, हमेशा उससे मास जुड़ा रहता है। फोर्थ पॉइंट या फोर्थ जो पॉइंट है आपका प्रॉपर्टी में, आप देख सकते हैं वो क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, इनवेरियंस इन नेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, है ना। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है जो मास होता है, अगर हम पार्टिकल लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है ना, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल लेवल पे अगर हम जाके देखते हैं, अगर कोई पार्टिकल उसकी स्पीड वेरी करती है तो उसका मास भी जो होता है वो स्लाइटली वेरी करता है। ये बात क्लियर है। कैसे, जरा देखो तो, एक इक्वेशन है मास की, दैट इज मास किसी भी ऑब्जेक्ट का एट एनी स्पीड जो होगा m, वो किसके इक्वल होगा, m0 उसका ओरिजिनल मास अपॉन में √1 माइनस v² बाई c²। इस इक्वेशन से आप इजीली देख सकते हैं बच्चों कि अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करता हूं,
इफ वेलोसिटी इंक्रीज है तो इसका मतलब v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो टर्म है ये टर्म इंक्रीज होगी और 1 में से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर अगर आपका कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पार्टिकल लेवल पे हम इसे अच्छे से देख सकते हैं, अगर वो इंक्रीज करता है तो उसका मास भी जो होता है वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। और ये जो एक्चुअल में ये बात जो है प्रैक्टिकली अगर देखना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि सर क्या अगर हम दौड़ते हैं तो हमारा भी मास वेरी कर सकता है क्या, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं यस कर सकता है। लेकिन वो जो मास होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का होता है, बात क्लियर है, जो वेरी करता है या जो इंक्रीज हुआ होता है हमारे मास के कंपेरिजन में, इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सो ये तो मास के साथ होता है कि मास जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है और वेलोसिटी जैसे चेंज होती है मास भी आपका चेंज होता है। बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है, चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे, वेलोसिटी पे। इसीलिए बोला जाता है चार्ज इज इनवेरिएंस इन नेचर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे। सो आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, इस साइड लिख देता हूं मैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट वेरीज with velocity but charge does not, इसीलिए बोला जाता है जो चार्ज होता है वो आपका इनवेरिएंट इन नेचर होता है। लेट्स से अगर चार्ज वेरी कर जाता तो क्या होता, तो इसका मतलब आपको बच्चों पता है जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, ये बात क्लियर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसमें थोड़ा सा ज्यादा मूव कर गया तो इसका मतलब उसकी न्यूट्रलिटी जो रहेगी वो मेंटेन ही नहीं रहेगी। बात समझ में आ रहा है आपको, तो कभी भी वो न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा और चीजें एग्जिस्ट फिर नहीं कर पाएंगी, ठीक है ना, हाईली अनस्टेबल होगा तो कोई भी मैटर फिर फॉर्म ही नहीं हो पाएगा आपका। इसीलिए चार्ज कभी भी वेरी नहीं करता है स्पीड के साथ, और हम बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है, रब करें। पांचवी प्रॉपर्टी है वो क्या है, हम बोलते हैं जो चार्ज होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। बात क्लियर है, इसको आपको याद है, देखो फिफ्थ जो है क्या है बच्चों, बोलो तो, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी है उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का चार्ज अगर रखा हुआ है आपने, ठीक है, तो टोटल चार्ज जो उस बॉडी पे होगा, इंडिविजुअल चार्जेस जो आपने रखे हुए हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम बेसिकली होगा। बात क्लियर है, तो उनका एल्जेब्रिक सम जो भी होगा वो टोटल ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं या लिखना चाहे लिखिए, टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द algebraic sum of all individual charges placed on the body, ठीक है। इसको समझ लेते हैं जरा, देखो कैसे बच्चों। मान लिया ये कोई एक बॉडी है आपकी, ठीक है, इस पॉइंट पे आपने रखा हुआ है यहाँ पे +1 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आपने रखा है -3 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ पे आपने रखा है +5 माइक्रोकूलम चार्ज, और यहाँ पे आपने रखा है -12 माइक्रोकूलम चार्ज। तो बताओ इस बॉडी पे बच्चों कितना चार्ज होगा, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, सर जो टोटल चार्ज होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा इन सभी चार्जेस का। टोटल चार्ज जो होगा इस ऑब्जेक्ट पे दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, यानी +1 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम +-3 माइक्रोकूलम +-12 माइक्रोकूलम। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसको आप सिंपली देखो प्लस को इग्नोर कर सकते हो, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइक्रोकूलम प्लस 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 ही रहेगा 5 माइक्रोकूलम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दैट इज 3 माइक्रोकूलम प्लस माइनस माइनस 12 माइक्रोकूलम। सिंपली जैसा उसका एल्जेब्रिक सम ले लिया हम लोगों ने, है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं -9 माइक्रोकूलम इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को। so, इस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होगा वो -9 माइक्रोकूलम होगा।
अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमने क्या किया, जो इंडिविजुअल चार्जेस थे उन सबका एल्जेब्रिक सम लिया है। बात क्लियर है? ये आपके चार्ज की जो होती है फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। अगली देखते हैं क्या है। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? चार्ज इज कंजर्व। जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आइसोलेटेड सिस्टम पे जो चार्ज होगा हमेशा कंजर्व है। कहने का मतलब ये है कि चार्ज को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे बस आप एक सिस्टम के अंदर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? तो लिख लेंगे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आई होप। ठीक है ना, मतलब चार्ज को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन अ आइसोलेटेड सिस्टम। ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट टू अनदर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसको समझते हैं जरा। ठीक है बच्चों, देखो जरा इसका मतलब क्या है। ऊपर में रफ कर दे रहा हूं ये, देखो बहुत इजी है यार। मान लिया ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? ना ही अंदर से कोई चीज बाहर जाएगी और बाहर से कोई एक्सटर्नल चीज अंदर आएगी। बोलते ना इसको आइसोलेट कर दो यार, है ना, मतलब उससे कोई बात नहीं करेगा ना ही वो किसी से बात करेगा। ठीक है ना, आइसोलेट कर देना मतलब। तो यह मान लिया एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें दो बॉडी और ऑब्जेक्ट आपने ले लिया। लेट्स से इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एक दो बॉडी है और दूसरी बॉडी या ऑब्जेक्ट बी। लेट्स से ऑब्जेक्ट ए पे +5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ऑब्जेक्ट बी पे -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। बात क्लियर है? तो अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें, पूरे सिस्टम पे कितना चार्ज है आप लोग क्या बोलेंगे? देखो सिस्टम के अंदर ये दोनों बॉडी हैं। बात क्लियर है? तो पूरे सिस्टम का चार्ज कितना हो जाएगा? +5 माइक्रोकूलम प्लस -3 माइक्रोकूलम, यानी कितना हो जाएगा? +2 माइक्रोकूलम चार्ज आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? ना लेट्स से कि +5 माइक्रोकूलम चार्ज से आपने चार्ज ट्रांसफर कर दिया -3 माइक्रोकूलम बॉडी पे। मान लिया कि आपने +1 माइक्रोकूलम का चार्ज ट्रांसफर कर दिया ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी पे। अब आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ए पे चार्ज कितना बचा? +1 माइक्रोकूलम आप इससे निकाल देंगे तो बचेगा +4 माइक्रोकूलम चार्ज ऑब्जेक्ट ए पे, और वहीं पे ऑब्जेक्ट बी पे अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? -3 माइक्रोकूलम चार्ज +1 माइक्रोकूलम चार्ज -2 माइक्रोकूलम चार्ज ऑब्जेक्ट बी पे हो गया। ये बात क्लियर? अभी भी देखिए सिस्टम पे चार्ज कितना रहा? +4 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, मतलब +2 माइक्रोकूलम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों इजली कि सिस्टम का जो चार्ज है वो क्या था? सेम रहा। ये बात क्लियर है? उसमें कोई चेंजेस नहीं आया जब हमने चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर किया। इसका मतलब क्या है कि जो एक पूरा जो चार्ज है किसी भी सिस्टम का, है ना, वो हमेशा कंजर्व रहता है। वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बात समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। ना अगली प्रॉपर्टी जो बच्चों है उसे नोट डाउन करेंगे हम लोग, इस पर रफ कर दिया जाए। ठीक है, अगली है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप लोगों माइंड में आएगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का एक्चुअली मतलब क्या है, इसका जरा बताएं। देखो बच्चों, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिस्क्रीट फॉर्म में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है एक पर्टिकुलर स्टेप में। मतलब जब एक एग्जांपल के लिए समझिए जरा, मान लिया मेरे पास ये एक पेन है, ये मैंने एक और इसको दे दिया, 2 पेन हो गया, ये 3, यानी डिस्क्रीट वैल्यू है ना, ये पेन डिस्क्रीट वैल्यू, कंटिन्यूस तो है नहीं। तो डिस्क्रीट मैनर में क्या हो रही है, चीजें बढ़ रही हैं या फिर घट रही हैं। सो आप ये बोल सकते हो बच्चों कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बढ़ेगा
तो हमेशा वो डिस्क्रीट फॉर्म में एक पर्टिकुलर स्टेप साइज होगा। मतलब मैं बात करूं यहाँ पे पेन की, तो एक पेन है ना, यहाँ पे यूनिट 1 डिफाइंड है। एक पेन, फिर एक और दे दिया, 2 पेन हो गया, फिर एक और दे दिया, 3 पेन हो गया। ये बात क्लियर है ना? इसको और अच्छे से समझते हैं जरा। लेट से आप गए एक शॉपकीपर के पास या स्टेशनरी वाले भैया के पास, उनसे बोला आपने भैया मुझे एक पेन दे देना, तो वो एक पेन दे देगा। फिर आपने बोला 2 दे दो, 2 देगा, 3 दे दो, 3। बट अगर आप बोलते हैं मुझे 3.5 पेन दे दो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि जो पेन है वो एग्जैक्टली 1 यूनिट डिस्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल है, उसको आधा करके तो दिया नहीं जा सकता है। सेम उसी तरीके से बच्चों, जो चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, या फिर यूं बोले कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो चार्ज ट्रांसफर होता है, वो हमेशा क्या होगा? डिस्क्रीट फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है, मतलब ई के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ये बात क्लियर है? मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर चार्ज निकलेगा तो वो क्या होगा? 1 ई, 2 ई, 3 ई। ई का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है। बात क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ गया? ठीक है। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो आपका चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे हम बेसिकली बच्चों ई लिखते हैं, है ना? माइनस हटा दिया आपने, मैग्नीट्यूड ई बचा। और इसको हम एक दूसरे टेक्निकल नाम में, दूसरा इसका एक टेक्निकल नाम है, क्या है? बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। ई को ही एक बोल, देखो ई को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। क्या? सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड ई होता है। या फिर दूसरी भाषा में आप टेक्निकल टर्म में यूज कर सकते हैं बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, दैट इज ई। कोई डाउट इस पे? सो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन अगर करना चाहें तो क्या हो जाएगा कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो हमेशा 1 ई, 2 ई, 3 ई, 4 ई, 5 ई इसी के फॉर्म में ही होगा। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना? बात तो समझ में आ गई? क्या बोल सकते हैं आप? चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है आप लोगों को? या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप दे सकते हो। क्या? अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल सकते हैं? बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। तो यहां से आप डिफाइन करना चाहे दूसरी डेफिनेशन भी क्या हो सकता है? चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल of basic quantum of charge, basic quantum of charge, that is E। ठीक है? तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं कैपिटल क्यू। मान लिया किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो हमेशा किसके इक्वल होगा? n इंटीग्रल इंटू में E, Q इक्वल टू एन ई, वेर n जो होता है आपका 1 2 3 4 5 6 डॉट। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो चार्ज होता है हमारा 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आप लगा देंगे। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली क्या हो गया? लेट्स से मैंने बोला किसी ऑब्जेक्ट पे अगर x कूलम का चार्ज है ना? चलो ले लेते हैं यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि इस ऑब्जेक्ट पे जो 1 कूलम का चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है हम देख सकते हैं। दैट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज मस्ट बी इक्वल टू n इंटू ई, है ना? मान मुझे नहीं पता है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाओ और चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन, ये इसलिए हम फाइंड कर सकते हैं इसको। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है ना? अब देखो जरा, इसको अगर करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग? सेम क्वेश्चन को, अगर किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम का चार्ज है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज को फॉर्म करेंगे, है ना? तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे देखो तो मुझे पता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? मैग्नीट्यूड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के। अब यहाँ पे 1 कूलम चार्ज प्लस का दिया हुआ, तो यहाँ 1 कूलम चार्ज आपने लिख लिया। एंड अब यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू ही मैं लूंगा क्योंकि चार्ज प्लस में है।
एन मुझे नहीं पता, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको आप सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 10 और 10 पावर 19 ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये। सो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन में 16। यहाँ देखो 10 में डिवाइड 16 से करेंगे नहीं जाएगा, तो एक जीरो इसमें यहाँ पे ले लेंगे, ये 18 और ये 100 हो जाएगा। 100 को 16 से डिवाइड कर देंगे आप, क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 1 कूलम चार्ज को फॉर्म करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी बताइए तो 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप इसका जवाब देंगे आप 6.25 नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे सर लगभग 6 कितना चाहिए 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी आधा हो ही नहीं सकता है, 1/4 हो ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा 1 होता है ना, क्वांटाइज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है? तो आप बोल सकते हैं कि सर लगभग 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। 0.25 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है? क्लियर है ना? तो हम बोल सकते हैं कि लगभग 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? या फिर मोर प्रिसाइज आप इसे बोलना चाहते हैं तो क्या कह देंगे 625 इंटू में जितने जीरो उसको कैलकुलेट करके, इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग। बातें समझ में आ रही बच्चों? देखो यहाँ पे 6.25 है ना, तो 0.25 एग्जिस्ट नहीं करता, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 200 नीचे से डिवाइड करना पड़ेगा, या आप ये बोल सकते हैं इसे 625 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बताओ तो, इस 2 जीरो को इधर लेके चले जाएंगे तो 16। क्लियर है ना? ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि 625 क्या आपका इंटीजर है, इंटीग्रल नंबर है 625। बातें समझ आ रही है आप लोगों को? ये बेसिक फंडा है जिनका हम यूज करते हैं। क्लियर है ना? तो आपने ये जो पढ़ा आज क्या प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये था, इस पे कुछ न्यूमेरिकल होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना? तो आज हमने सिंपल बेसिक फंडा ये समझा है। आगे की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, आगे क्लास में कुछ न्यूमेरिकल इस पे हम सॉल्व करेंगे। ओके चलिए ठीक है, बाय बाय।